हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में से गद्य का पाठ विदाई संभाषण करेंगे। इस पाठ के लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। तो सबसे पहले बाल मुकुंद गुप्त के बारे में जान लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म सन 1865 में ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। इन्होंने अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगभाषी, भारत मित्र आदि पत्रों का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा आदि हैं। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई थी। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो उर्दू में हुई थी। उन्होंने बाद में ही हिंदी सीखी थी, इसलिए इन्होंने विधिवत जो शिक्षा है वो मिडिल क्लास तक ही प्राप्त की थी। लेकिन उन्होंने खुद ही पढ़ने का जो इनकी आदत थी उससे उन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया था। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में भी उनको देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर में पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में ही सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार भी थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह से मौजूद है। उनकी जो साहित्य है उसमें हमें व्यंग्य का पुट भी दिखाई देता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के हिंदी अनुवाद भी किए थे। अस्थिरता जो शब्द है, इसकी शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से काफ़ी लंबी बहस की थी। इस तरह से कई अन्य शब्द भी थे जिनके ऊपर उन्होंने एक लंबी चौड़ी बहस भी की थी। संभाषण जो पाठ है वो उनकी सर्वाधिक चर्चित एक व्यंग्य कृति है जिसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। उसी का एक अंश है यह पाठ वायसराय करजन उनके शासनकाल में जो भारतीयों की स्थिति थी उसका खुलासा है। वायसराय करजन जो है वो 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक भारत में 2 बार वायसराय के रूप में रहे थे। उनके शासनकाल में बहुत सारे कार्य हुए थे, नए नए आयोग भी बने थे, लेकिन इन सब का उद्देश्य सिर्फ गोरों का वर्चस्व स्थापित करना ही था। इस देश में जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग अपने हितों के लिए, अंग्रेजों के हितों के लिए ही करना उनका सर्वोत्तम उद्देश्य था। हर स्तर पर करजन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की थी। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करने के मुद्दे पर उन्हें देश और विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा था। अर्थात वे अपने मनपसंद किसी अंग्रेज को अपने काउंसिल में नियुक्त करना चाहते थे, जिस बात की काफ़ी क्रिटिसाइज लोगों ने किया था, उनके देश में भी और हमारे देश में भी। तो इस सब से नाराज होकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और वापस वो इंग्लैंड चले गए थे। इस पाठ में भारतीयों की जो बेबसी, दुख और लाचारी है उसको एक नए ढंग से, व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही इसमें यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, हर किसी को ही कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय हो। उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था, क्योंकि उस समय प्रेस पर पाबंदी थी, प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। लेकिन उस समय में इस तरह का एक गद्य लिखा जाना एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के कारण ही यह एक साहित्यिक गद्य बन गया है। ये साहित्यिक गद्य का एक नमूना है, क्योंकि उस समय जब प्रेस में कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी। उस समय इस तरह का गद्य का लिखा जाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के
चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी यह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था न ही इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। माय लॉर्ड से अर्थ यहाँ पर है वायसराय कर्जन। अब वायसराय कर्जन को भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड जाना था, इससे उनके शासनकाल का अंत हो गया। तो लेखक यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के लिए कहते हैं कि उनके शासनकाल का अब अंत हो गया। वो अपने आप को एक चिरस्थायी वायसराय मान रहे थे, उनको लगता था कि उनके शासन का कभी अंत नहीं होगा, और इस कहीं ना कहीं इस देश के लोगों ने भी, भारतीयों ने भी इस बात को मान लिया था कि लॉर्ड कर्जन की वायसराय का कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन इन सब से ऊपर एक तीसरी शक्ति अर्थात ईश्वर भी है। ईश्वर नहीं चाहते थे कि उनका जो शासनकाल अब और लंबे समय तक रहे, इसलिए वहाँ पर उनका शासनकाल का अंत होता है। इस बात पर ना ही तो हमारा बस चल सकता है और ना ही लॉर्ड वायसराय का। तो यहाँ पर भगवान अर्थात तीसरी शक्ति की ही चल सकती है, और अब वो इस देश को छोड़कर इंग्लैंड वापस जा रहे हैं। बिछड़न समय बड़ा क्रूणोत्पादक होता है, अर्थात जो बिछड़ने का समय होता है वो बहुत ही करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। अर्थात वायसराय दूसरी बार जब 1904 से 5 में वायसराय बन के आए, तो उस समय कोई नहीं, भारतीय कोई भी नहीं चाहता था कि वो वायसराय बनकर दोबारा आए, लेकिन वो दोबारा आए। ये यहाँ के लोगों के लिए, भारतीयों के लिए एक बहुत दुख भरी खबर थी। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, अर्थात यहाँ से वायसराय चले जाएं। पर ओहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है, अर्थात आपके जाने पर खुशी की जगह दुख हो रहा है। इसी से जाना है कि बिछड़न समय बड़ा क्रोणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। लेखक कहते हैं कि जब किसी से बिछड़ने का समय आता है तो वो बहुत ज़्यादा मन में करुणा पैदा कर देता है। चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, उसने हमारे ऊपर चाहे कितना ही जुल्म किया हो, लेकिन उससे बिछड़ने का जब समय आता है तो हमारे मन में करुणा उत्पन्न हो ही जाती है। इससे पता चलता है कि बिछड़ने का जो समय है वो कितना पवित्र होता है, कितना निर्मल और कितना कोमल होता है। उस समय हमारे मन से जो शत्रुता है उसका भाव छूट जाता है और वहाँ पर शांत रस का जो आविर्भाव का अर्थ है उदय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बलशाली थी। अब यहाँ पर लेखक एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता है कि किस तरह से बिछड़ने पर जो पशु पक्षी होते हैं वो भी उदास हो जाते हैं, उनके मन में उदासी का भाव आ जाता है। वो यहाँ पर शिव शंभू के जो गायें हैं उनके माध्यम से एक उदाहरण देना चाहते हैं। उनके पास शिव शंभू के पास 2 गायें थी, उनमें से एक अधिक बलशाली थी, अर्थात एक ताकतवर थी। यह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब बलशाली गाय जिस कमजोर गाय को मारती थी, तो उस बलशाली गाय के चले जाने पर कमजोर गाय है उसने चारे को छुआ तक नहीं। उसके बिछुड़ने का, बलशाली गाय के बिछुड़ने का उसे भी दुख था। तो जिस देश में पशुओं तक में बिछड़ने पर ऐसी दशा होती है, वहाँ पर मनुष्यों के बिछड़ने पर तो जो हमारी दशा होती है उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। तो लेखक कहते हैं कि आपके बाद भी या आपसे पहले भी कई प्रधान शासक इस देश में आए और उनको भी जाना पड़ा। तो आपका जाना भी कोई नई बात नहीं थी, बल्कि ये एक परंपरा है। लेकिन आपके जो शासनकाल का जो अंत हुआ है
वो बहुत दुखदायी था, उसका अंत जो है वो दुखांत रहा है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। अर्थात सूत्रधार का अर्थ है जो किसी चीज़ को लेकर सूत्र का काम करता है, किसी चीज़ को लेकर हाथ में जिसके संचालन की डोर है। तो यहाँ पर संचालन की डोर लॉर्ड कर्जन के हाथ में थी। तो उन्होंने नहीं सोचा था कि जिस खेल को वो खेल रहे हैं, अर्थात जिस शासन को वो चला रहे हैं, उसका अंत इतना दुखांत होगा। उन्होंने तो इसका अंत बड़ा सुखकारी सोच रखा था। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर का सुख था, और अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। अर्थात लॉर्ड कर्जन का जो शासन था वो जब आदि का अर्थ है उसका जब आरंभ हुआ तो उसमें बहुत सुख था, उसके मध्य में अर्थात उनके शासनकाल के मध्य में बहुत ज़्यादा सुख था, लेकिन जब उनके शासनकाल का अंत हुआ तो बहुत ज़्यादा दुख के साथ हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। तो लॉर्ड कर्जन सोच रहा था कि उसके हाथ में ताकत है तो वह अपनी लीला, अपना खेल दिखा रहा है, परंतु ये नहीं पता कि उसकी लीला के पीछे है, अर्थात उसके लीला के पीछे भगवान की लीला भी काम कर रही है और उसकी उसे खबर भी नहीं है। इस बार मुंबई, जिसे आजकल हम मुंबई के नाम से जानते हैं, इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि वो जब यहाँ से भारत से वो वापस जाएगा तो वो इतना काम करके जाएगा कि उनके बाद जितने भी वायसराय आएंगे उनको वर्षों तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अर्थात सिर्फ उनको सुख ही भोगना होगा। लेकिन क्या हुआ कि जो बात हुई थी वो उसकी उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसा अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। अर्थात उनके शासनकाल में जो उन्होंने अराजकता फैलाई थी वो दूर करने के लिए उनके बाद आने वाले वायसराय को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है, अर्थात भारतीयों को आपने बहुत ज़्यादा दुख दिया था। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इससे लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। अर्थात आपने अपने जो कार्य हैं उनसे लोगों को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया था और उनके हृदय पर अभी भी इस दुख का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव है। क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अर्थात आपने इस देश में जब आप आए थे तो आपकी कितनी शान थी, लेकिन जब आप गए थे तो आपकी शान नीचे गिर चुकी थी। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। यहाँ पर लेखक अलिफ लैला का जो अलाउद्दीन ने जो चिराग रगड़कर जो जिन प्रकट करता था, या अबुल हसन जो बगदाद का खलीफा की गद्दी पर जो आंख खोलकर वो जिस शानो शौकत को उसने देखा था, उस बात का यहाँ पर उन पुरानी कथाओं का वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपने भी वही चीज़ें दिल्ली के दरबार में देखी थी। अर्थात आपने उतनी रईसी, उतना शानो शौकत आपको यहाँ दिल्ली दरबार में देखने को मिली थी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। अर्थात वायसराय और उनकी पत्नी की जो कुर्सी थी वो सोने की बनी हुई थी और उनके जो छोटे अफसर थे उनकी और उनकी पत्नी की चांदी की बनी हुई थी। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे, अर्थात आप दोनों ही सर्वे सर्वा थे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे, अर्थात बादशाह के भाई से भी पहला स्थान आपको दिया गया था। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा
चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, अर्थात इस देश में आपका दर्जा सबसे ऊपर था। भगवान और महाराज एडवर्ड के बाद यदि देश में किसी की चलती थी तो वो आप थे। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर केवल नीचे आ गिरे, अर्थात अब आप अपने इन कार्यों की वजह से हार चुके हैं, सिर केवल नीचे गिर चुके हैं। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके, अर्थात आपने अपने पद को त्यागने की भी, अर्थात इस्तीफा देने की धमकी भी दी थी, लेकिन अब आपकी एक ना चली, आप अपने कद को वापस उतना ऊंचा ना उठा सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, उसे सारी धीरता गंभीरता को आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्ता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी, अर्थात आपने जो कानून बनाया अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से आप उनको बनाते चले गए। और आप यदि आपको कानून से बाहर रहकर यदि आप कोई काम कर रहे हैं और आपके उस काम के ऊपर कोई आपत्ति दर्ज की गई तो आपने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली, लेकिन आपकी इस धमकी का अब की बार कुछ भी असर नहीं हुआ। विलायत में आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि वो लोग भी अब समझ गए थे कि अब भारत में अंग्रेजों के शासन की जड़ें हैं वो हिल चुकी है। इसलिए आपकी जो धीरता गंभीरता है उसको अब कोई खास महत्व नहीं दिया गया। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, अर्थात इस देश के जो राजा थे, इस देश में जो रजवाड़े थे वो आपकी ही उंगलियों के इशारे पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर हो जाते थे। जो यहाँ के राजा महाराजा थे वो आपके सामने आपकी एक आवाज पर आपके सामने हाथ बांधकर हाजिर हो जाते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजा को मट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला, अर्थात कितने ही राजाओं के जो राज्य है वो आपने मिटा डाले। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए, अर्थात जो आपकी चापलूसी करके ऐसे ऐसे लोग बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए जो कुछ भी नहीं थे। आपके इस इशारे से इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। पायमाल का अर्थ है दुर्दशा हो जाना, नष्ट हो जाना, कि आपके एक इशारे से इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी उसकी दुर्दशा होगी, वो नष्ट हो गई और लोगों की जो स्वाधीनता है वो उड़ गई। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। बंग देश के सिर पर आरह का अर्थ है आरा, आरा का अर्थ है जो काटने, जैसे लकड़ी को काटने का जो आरा होता है। तो बंगाल का भी विभाजन किया गया था, जिसे बंग भंग के नाम से हम जानते हैं। तो बंग भंग भी आप ही के कारण हुआ था, अर्थात आपने बंगाल देश के सिर के ऊपर आरा रख के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, क्योंकि आपका ओहदा, आपका दर्जा इतना बड़ा था कि आप अपने किसी वांछित जो फौजी अफसर है उसको अपनी इच्छा के अनुसार एक ऊंचे पद पर आप उसे बिठाना चाहते थे, लेकिन आपका वो जो सपना है वो साकार नहीं हो सका। तो आपने अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी बात का दबाव बनाने के लिए अपना इस्तीफा दाखिल करना चाहा, अर्थात आपने धमकी दी कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन वह भी मंजूर हो गया, अर्थात विलायत की सरकार ने वह भी मंजूर कर लिया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला, अर्थात इंग्लैंड की सरकार ने आपके रखे हुए एक आदमी को अपनी सेना में अफसर नहीं रखा और इसका उल्टा नतीजा यह हुआ कि आपको भी अपना इस्तीफा देना पड़ा और यहाँ से इस देश से निकलकर जाना पड़ा। जिस प्रकार
प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। कि जिस तरह से आप इतने बड़े ओहदे से नीचे गिरे, इससे यहाँ के निवासियों को दुख तो हुआ, लेकिन वहाँ पर गिरे पड़े रहे आप, इससे और भी ज़्यादा दुख होता है, अर्थात आप फिर से ना उठ सके। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि की बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगी। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा था। जिस क्लर्क को नौकरी से निकाला जाता है तो उसको भी 1 महीने का नोटिस देके निकाला जाता है। वो 1 महीना उसके लिए कितना ज़्यादा घृणास्पद होता है वहाँ निकालना। वही स्थिति अब आपकी भी हो चुकी है, क्योंकि आपको यहाँ से ये छोड़कर जाना है और उसी घृणा का आपको सामना करना पड़ रहा है। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए, अर्थात आपने वायसराय रहते जो काम किए थे एक बार उन पर दृष्टि डाल दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे, सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मन माने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसका मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए जाना ही शासन कहलाता है। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। यहाँ पर लेखक ने वायसराय कर्जन के कामों का उल्लेख किया है कि उन्होंने प्रजा की इच्छा के विरुद्ध ही सारे कार्य किए थे। इन कार्यों में प्रजा की कोई भलाई नहीं थी। कैसर और जार भी घेरने टोकने से प्रजा की बात सुन लेते थे। कैसर कौन थे? रोमन शासक थे, तानाशाह शासक जूलियस सीजर के नाम से बना था, जो कि तानाशाह जर्मन शासक था। उसने 962 से 1876 ईस्वी तक उनका ही शासनकाल रहा था। उनके लिए शब्द का कैसर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो जार शब्द है वो भी जूलियस सीजर शब्द से ही बना है, जो विशेष रूप से रूस के जो तानाशाह शासक थे, जो 16वीं शताब्दी से लेकर 1917 ईस्वी तक उन लोगों ने शासन किया था, उनके लिए उपयोग किया जाता है। इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक जो थे 913 ईस्वी में उनके लिए प्रयोग किया गया था। तो कैसर और जार भी थे, वो लोग भी तानाशाह थे, लेकिन वो भी जब प्रजा उनको घेर लेती थी तो वो उनकी बात सुन लेते थे। लेकिन आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। अर्थात आपने तो कभी प्रजा की कोई बात ही नहीं सुनी, उनका दुख आपने कभी देखा ही नहीं। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया था, नादिर शाह कौन था? ये 1688 से लेकर 1747 ईस्वी और 1736 से 1747 तक ईरान का शासक रहा था। उसने अपना जो तानाशाही रूप था उससे नेपोलियन ऑफ पर्शिया का एक खिताब भी ले लिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में इसने अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। तो नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया था तो आसिफ जहाँ के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्ले आम उसी दम रोक दिया था। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासक अवधि पूरी हो गई। अर्थात नादिर शाह ने भी प्रार्थना करने पर कत्लेआम रोक दिया था, लेकिन आपने जो 8 करोड़ जो जनता है उनकी जो गिड़गिड़ाहट है उसको आपने देखा ही नहीं और अपनी ही आपने चलाई और आपने बंगाल का विभाजन कर दिया। तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर देश को छोड़ न जाती? अर्थात आपके किसी मनपसंद अफसर को फौज में एक स्थान नहीं दिया गया तो आपके दिल पर इतनी ठेस लगी कि आपने अपना पद ही छोड़ दिया। तो इन 8 करोड़ लोगों के क्या हृदय में भावनाएं नहीं थी? उनके क्या छाती में दिल नहीं था कि आपने उनकी जो बातें हैं उन पे आपने विचार नहीं किया और आपने बंगाल का विभाजन कर दिया। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया।
उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेल कर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतघ्नता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। अर्थात यहाँ की प्रजा के मन में आप अपने लिए प्रेम उत्पन्न, श्रद्धा उत्पन्न ना कर पाए। आप इन चीजों को क्योंकि आपने जो कृतघ्नता की थी उससे यहाँ के लोगों के मन में आपके लिए कोई श्रद्धा भक्ति की भावना नहीं थी। जाते हुए आप उनका प्यार, उनकी श्रद्धा ना ले जा सके। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताव नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। यहाँ पर लेखक नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार के माध्यम से एक उदाहरण देना चाहते हैं। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार तक बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, तो यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। अर्थात जब नरवरगढ़ छोड़ते समय राजकुमार ने उसे अभिवादन किया था और उस भूमि को प्रणाम किया था और कहा था कि तुम मेरी अन्नदाता भूमि रही है। यदि मैंने अपनी जो ड्यूटी है उसमें कोई भी कमी की है तो मेरा प्रणाम मत लेना। यहाँ की जनता को मैंने अपना ना समझा हो, यहाँ की जो स्त्रियां हैं उनको अपनी बहन माता ना समझा हो, तो मेरा प्रणाम मत लेना। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? अर्थात उस राजकुमार का देश है जहाँ पर जिसने जाते हुए, जिसमें विपदा के समय जिसे सहारा दिया था, उस भूमि को वो प्रणाम करते हुए जाता है और जिसके गीत आज भी वहाँ की जनता में गाए जाते हैं। तो लेखक यहाँ पर लॉर्ड कर्जन से पूछना चाहता है कि क्या आप भी उस राजकुमार के उस देश से, उस जनता से क्या आप भी कुछ संभाषण करके जाएंगे? अर्थात अपना विदाई का कुछ भाषण, कुछ 4 लाइनें क्या आप कहकर जाएंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझ से सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। कहते तुम क्या भाषण करोगे कि हे अभागे भारत, मैंने तुमसे इतना लाभ उठाया, इतनी मैंने तुम्हारी बदौलत जो ऐशो आराम किया कि वो तुम्हारे यहाँ के अलावा मेरे जीवन में कहीं भी संभव नहीं थी। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये लॉर्ड कर्जन के भाषण का ही एक लेखक की तरफ से एक विचार है कि तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। अर्थात इस भारत को, यहाँ की जनता का बिगाड़ने में मैंने कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। संसार के सबसे पुराने देश अर्थात भारत, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे जीवन न थी। अर्थात मैंने तेरी भलाई के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। अब कुछ शक्ति नहीं है तो तेरे लिए कुछ कर सकूं। अर्थात अब तो मेरे हाथ में कुछ शक्ति नहीं तो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। अर्थात अब मैं तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकता हूं कि जो तुम्हारा प्राचीन गौरव है और यश है उसको तुम फिर से प्राप्त कर सको। मेरे बाद अपने आने वाले तेरे गौरव को समझे, कि अर्थात मेरे चले जाने के बाद जो भी वायसराय यहाँ पर आए वो तुम्हारे उस गौरव को पहचान सके। जैसे मैंने तुम्हारा शोषण किया ऐसे कोई भी तुम्हारा शोषण ना करे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछले सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ?
अर्थात लेखक कहना चाहता है कि आप चाहो तो ये भाषण कर सकते हो, लेकिन लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता कहाँ कि वो जाते जाते भी भारत के लिए 2 अच्छे शब्द बोलकर जा सके और भारत को अपना आशीर्वाद देकर जा सके। तो प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ विदाई संभाषण अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।